हाँ जी बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। कंप्लीट चैप्टर बहुत ही जल्दी ख़त्म करेंगे। आइए, सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। अगर आप खरीदे हुए माल में से बेचा हुआ माल यानी कि जो माल बच जाता है, अगर आप बचा हुआ माल यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का लेजर पहले ही ओपन हो जाता है और वो लेजर फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होगा और उसके बाद वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो नहीं होता है। और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक पहले एडजस्ट नहीं किया है उस केस में उसका लेजर भी नहीं खुलेगा, तो फिर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। फिर हम उसे बाद में ट्रेडिंग अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से वापस उसे वैल्यू करके एक जर्नल एंट्री में लाया जाता है और जब जर्नल एंट्री बाद में डल रही है तो उसका लेजर बाद में बनेगा। फिर वो लेजर ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो हो जाता है। ठीक है ना? तो ये दोनों ट्रीटमेंट मैंने आपके साथ एक बार लगा दिया यहाँ पर। ये क्लोजिंग स्टॉक पहले एडजस्ट हो गया और ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं हुआ, तो इस केस में क्लोजिंग स्टॉक सीधा बैलेंस शीट में दिख रहा है और इस केस में पहले क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग से निकल के लेजर में आया, फिर लेजर बैलेंस शीट के अंदर गया। ये बात आपको याद रहेगी। और दोनों में से अगर इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो हम ये वाला केस एज्यूम करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक वाज नॉट एडजस्टेड फ्रॉम परचेजेस। व्हाट इज दिस? खरीदा हुआ माल? क्या? कहाँ से लाए रे? कह रहा नेट परचेज। बोलो 72,000 क्या है? खरीदा हुआ माल। अच्छा, खरीदा हुआ माल, इतना सिंपल आंसर था, फंस गए। 72,000 खरीदा हुआ माल है क्या? खरीदा हुआ माल तो ये भी है रे, तो ये बोलना एक बात तो नहीं है। अभी कह रहा खरीदा हुआ माल, अब कह रहा जो हमने बेच दिया, तो दो तो ये तो अपोजिट होगी चीज़ें, खरीदना और बेचना तो अपोजिट होते हैं। सुनो, ये अगर मैं दोनों को लूं तो दोनों है खरीदा हुआ माल। अब मैं खाली 72 की बात करूं तो पता है वो ये क्या है? खरीदा हुआ माल जो बिक गया, खरीदा हुआ माल जो, और ये है खरीदा हुआ माल जो नहीं बिका। इसका मतलब एक बात पक्की है, अंदर जो दिखता है वो टोटल माल दिखता है, हाँ या ना? सिमिलरली इसके अंदर देखो, इसके अंदर बचा हुआ माल नहीं दिख रहा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल रहेगी। ये छोटी मोटी एनालिसिस हम बार बार करते रहेंगे। अगर हम 4 बार एक ही चैप्टर को रिवाइज करें तो हम 4 बार अलग अलग छोटे छोटे पहलू अलग अलग दिखाई देंगे आपको। मेरी बात समझ आ रही है? आई तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो ये वाली बात थी। और उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं, क्योंकि जैसे ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। और फिर यही ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो होता है। पर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कब शो नहीं होता है? जब या तो फर्स्ट ईयर हो या फिर आपके पास माल ही ना बचा हो। बात समझ आ रही है? तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का एक परफॉर्मा बन जाता है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक, और ये परचेजेस, परचेज रिटर्न, और ये है नेट परचेज, सेल, सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वो खर्चे आते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के खर्चे होते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये बेटा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच जाता है ना, बचा हुआ माल, तो इसकी वैल्यू हमें खुद निकालनी पड़ती है। तो उसको निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो माल आज बचा है वो कौन से वाला बचा है। मतलब वैसे मैंने ये समझाया है आपको। सुनो, आपने सोचो यहाँ माल खरीदा 3 बार, कुछ यूनिट यहाँ खरीदे, कुछ यूनिट यहाँ खरीदे, कुछ यूनिट यहाँ खरीदे। अच्छा, ये वाले जो यूनिट हैं, ये यूनिट आपने 1 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं, 1 रुपये पर यूनिट। ये वाले जो यूनिट हैं ये आपने 1.5 रुपीज़ पर यूनिट खरीदा, और ये वाले जो यूनिट हैं ये आपने 1.7 पर यूनिट खरीदा।
अब आपने मान लो टोटल इसमें अंदर 20 यूनिट ये खरीदे, 30 ये खरीदे, 40 ये खरीदे, तो टोटल हो गए 90 यूनिट। फिर आपने इसमें से कुछ यूनिट बेच भी तो दिए होंगे। अब सोचो आपने टोटल 90 में से आपने 70 बेचे हैं, तो 20 बच रहे होंगे आपके पास, तो वही 20 आपके क्लोजिंग स्टॉक में यहां पर दिखाई देंगे। तो वो 20 कौन से लेने हैं, वो 20 इनमें से कौन कौन से हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले दो मेथड। ये डिपेंड करता है कि ये जो यूनिट है, ये यूनिट में क्या है, क्या बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं, बेच क्या रहे हैं हम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस मेथड के हिसाब से बेची जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस मेथड के हिसाब से बेची जाती हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है ये वाला मेथड कब यूज होता होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ पहले आई है वो पहले बिकेगी। पेरिशेबल चीज़ें जो होती हैं, खराब होने वाली जो चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक उन्हें रखोगे तो वो खराब हो जाएंगी। तो ऐसी चीज़ों पर फीफो लगता है। और ये मेथड कब लगता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ पहले आई है ना वो बाद में बिकेगी, जो बाद में आई है वो पहले बिकेगी। ऐसा कब होता होगा? हाँ, मैंने बताया था लिकर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये मेथड भी लगता है। तो जो आप मेथड फॉलो करोगे, ये मेथड आपके क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में हेल्प करते हैं बेसिकली। ठीक है, इनकी डिटेल्स हैं पर आपके लेवल पे अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए। तो ये आपने देखा, ये है ट्रेडिंग अकाउंट का एक परफॉर्मा। इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस काफ़ी सारे हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर कुछ एक्सपेंड कर दिए हैं, सारे नहीं हैं और भी हो सकते हैं रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, कुछ पूछना है? हाँ जी, आपको मैंने एक बात और बताई थी जब हमने ये चैप्टर पहली बार किया था कि इसमें से इसकी वैल्यू हमारे हाथ में होती है, और जो क्लोजिंग स्टॉक आज है, आज बोले तो अगर ये आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर है और ये आपके बिजनेस का सेकेंड ईयर, तो क्लोजिंग स्टॉक तो पहले यहीं पर बना होगा। ये वाला क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है अगले साल। अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू आपके हाथ में, इसको कम दिखाना है कि ज़्यादा दिखाना है ये आपके हाथ में। आप इसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, पर आप ये मत सोचना कि आप अपने आप में चौधरी बन गए हैं कि आप जो मर्जी वैल्यू लिख दो, क्योंकि अगर आपने गलत वैल्यू भी लिखी तो ऑडिटर आएगा। ऑडिटर जो आपके अकाउंट चेक करने के लिए आते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स, वो आएंगे तो वो तुरंत पकड़ भी सकते हैं। हो सकता है पकड़ में ना भी आए, ऐसा हो सकता है कि उनकी पकड़ में ना आए। बेटा नॉलेज तो होगी, चार्टेड अकाउंटेंट तो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। आपका 3 घंटे का पेपर होता है, जब एक टीचर उस पेपर को चेक करता है, आपको पता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पेपर चेक करके दे दिया, आप क्या देते, देखो ये वाला क्वेश्चन अनचेक्ड है, होता है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है गलत है, हमने फिर भी उस पर टिक मार दिया, ऐसा भी होता है ना। तो बेटे गलतियाँ किसी से भी हो जाती हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो। जब चार्टेड अकाउंटेंट भी आता है वो देखेगा, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या लिखी है, 13,000, चलो चलो दिखाओ कैसे वैल्यू की है। तो आपको क्या लग रहा है वो गोडाउन में जाके आपका सारा माल देखेगा? है, सैम्पलिंग बेसिस पे चीज़ें चेक होती हैं। अगर आपके गोडाउन में मान लो 5,000 आइटम रखे हैं तो वो 5,000 थोड़ी देख लेगा, वो जाएगा हर चौथी आइटम, 5वीं आइटम, 10वीं आइटम, 100वीं आइटम चेक करेगा। बस सैंपल चेक करता है, पूरा कौन चेक करेगा? तो गलतियाँ उससे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ इसकी वैल्यू आपकी अपनी ऑनेस्टी पर डिपेंड करती है, आप कितने इंटीग्रेटेड हो, आपको कितनी सच्चाई में है आपके अंदर। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू 13,000 लिखनी चाहिए थी, पर अगर आप इसे 13 की जगह 17 लिख दोगे या आप इसे 12 लिख दोगे तो दोनों में प्रॉब्लम है। अगर आपने इसे क्या कर दिया, ओवर वैल्यू कर दिया, तो उसके ओवर वैल्यूएशन ही आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर अगर आपने इसे अंडर वैल्यू कर दिया तो आपका प्रॉफिट। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में कैसा रिलेशन है? ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इनके बारे में आप यहाँ पढ़ लेना अभी, और इधर आ जाओ। अगर आप इसको चेंज करोगे तो जैसे आप इसे बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसे घटाओगे तो ये भी घटेगा। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये। इसीलिए तो कहते हैं कि आपका स्टॉक आपके प्रॉफिट पे डायरेक्ट प्रभाव डालता है। इसीलिए जब आप इसे वैल्यू करें तो बिल्कुल दिमाग, कान, नाक, आंख खोल के इसकी वैल्यू निकालें। बात समझ आ रही है? एक बार ये रीड करो सारा।
रीड करना मतलब लर्न करना नहीं है, बस इसको कनेक्ट, अरे हाँ यही तो पढ़ा रहे थे हम, सेम ही तो है, आप समझ रहे हैं, वो कह रहा हूँ मैं, कनेक्ट करना है। सारी पूरा का पूरा जितना यहाँ लिखा है ना, सब 12th में आपको सेकंड चैप्टर में काम आने वाला है, जो हमारा सेकंड है, बुक का सेकंड नहीं है, बुक का थर्ड है। चलो मैं आगे, चलिए। एडजस्टेड परचेज, एक छोटा सा कंसेप्ट था इसके अंदर। एडजस्टेड परचेज हम बेसिकली इनके नेट वैल्यू को बोलते हैं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस, तो ये हिस्सा मिलकर क्या कहलाता है, एडजस्टेड। अब जैसे ये तीनों मिलकर फिलहाल क्या वैल्यू बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 34 में से 13 माइनस कर दो तो 21,000 आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, टू एडजस्टेड परचेज भी लिखा जा सकता है। सो बेसिकली एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस, और जब भी क्वेश्चन आपको नेट परचेज दे दे तो आपको परचेज और परचेज रिटर्न क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है एडजस्टेड परचेज के ऊपर, इसमें क्या मांगा है, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। बताइए क्या करें, सेल्स दे रखा है और ये तो दोनों मिलकर के आपको क्या दे देंगे, हाँ, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी बेसिकली, इनमें से कौन सा सिस्टम लगाऊं मैं, भाई ट्रेडिंग अकाउंट मांग रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब आपको बताओ क्या ये वाला लग सकता है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है, डिटेल्स नहीं है ना अपने पास। हाँ, तो हम बीच वाला सिस्टम लगाएंगे इसमें से, तो आपको ये पता है, ये पता है, तो ये वाली वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एडजस्टेड परचेज आपको दे रखा है तो सीधा एडजस्टेड परचेज यहाँ पर रख लेना। उसके अलावा फ्रेट एंड पैकिंग ले लेंगे, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स ये नहीं लेंगे क्योंकि ये P&L का आइटम है, डेप्रिसिएशन भी नहीं लेंगे, और एक ये भी ले लेंगे, तो ये दोनों आइटम मिलके आपको क्या दे देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे देंगे। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर ऑलरेडी कंसिडर हो रखा है। बात समझ आ गई। हाँ, एक हमारा कंसेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, COGS, इसका एक और नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। शब्द को तोड़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस, अबे वो तो मुझे भी पता है, दिस इज सेल्स, दिस इज सेल्स, तो ये क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये वाला नाम आपको 11th में दिया जाता है और ये आपको वैसे 12th में दिया जाता है, पर कहीं कहीं बीच में भी वो घुसा देते हैं 11th में भी, चल इसे यूज़ कर, और 12th में इसे भी लगा देते हैं कि ये तो पढ़ के आए थे ना तुम, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाला है हमारा कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, ये जो कंप्लीट सिस्टम है ये हिस्सा हटकर क्या दे देगा आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हिस्सा मिलकर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे देगा, और क्योंकि मैंने इस हिस्से को रिप्लेस किया है तो ये हिस्सा फिलहाल वैल्यू कितनी दे रहा है, 24,000, तो मैं यहाँ पर 24,000 क्या लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मतलब ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट भी सही है तो ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं है, ये वाला सही नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, बनाना यही वाला है। क्यों, साथ में रीजन भी लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है, लोगों को हमें इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, फुल डिस्क्लोजर कहता है, इसीलिए ये सिर्फ एक कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को समझाने का, फॉलो ये वाला करना है, समझिए। हाँ, अगर क्वेश्चन आपको इनकी डिटेल ही नहीं दे रहा और कह रहा है कॉस्ट वो बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, तो फिर आपको यही वाला बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम फंस गए हैं, मजबूरी है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ
तो 24,000 का माल कितने में बेच रहा हूं? 6,000 का प्रॉफिट कमा रहा हूं। पर ऐसा भी तो हो सकता है 24 का माल कम वैल्यू पर बिके, तो फिर उस केस में मुझे लॉस हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक रिलेशन ये भी बनता है क्या, दिस माइनस, क्योंकि फिर भी मिलेगा तो 24 ही, तो नेट सेल माइनस, और एक और बनेगा सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 3 रिलेशन हैं। पहला ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, एक है सेल्स माइनस, और एक है सेल्स प्लस, ये तीनों है। 12th में चौथा सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ कुछ परसेंटेज के बारे में मैंने बताया था पहले भी, फिर से मैं एक बार बताऊंगा। जैसे 100% हम इसको कह सकते हैं कि 60 में से 60 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो परसेंटेज कितना है, आप इसे 1 भी कह सकते हैं, हाँ या ना। और अगर आपके 60 में से 40 मार्क्स आ रहे हैं, सो बेसिकली कितना है 2/, आप इसे 2/3 भी कह सकते हैं। और अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो है 66.67। उड़ रहे हो तुम आजकल। इसे हम क्या बोलेंगे, या फिर हम इसे 1/2 भी बोल सकते हैं, हाँ या ना भाई, ये तो परसेंटेज में है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम 1/, या फिर 33.33% भी हम इसे बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे 1/, या फिर हम इसे 25% भी बोल सकते हैं। इसे 1/5, या फिर हम इसे 20% भी बोल सकते हैं। और इसे हम 1/10 या फिर 10% भी बोल सकते हैं। इसे 1/20 या फिर 5% भी बोल सकते हैं। तो ये आपको कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो कुछ याद भी होंगे, ऐसी बात नहीं, पर कुछ आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे 9%, या फिर यहां पर मैं कह दूं 11%, तो अब 11% वैसे तो ठीक है, पर ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे फिर आप। तो आपको थोड़ा सा जब कभी परसेंटेज दे दी जाए ना, तो आपको सोचना है कि भाई न्यूमरेटर में क्या हो सकता है, डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है। सर एक परसेंटेज 11 पॉइंट समथिंग भी होती है कुछ, नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं समझ गया जो तुम कह रहे हो। जैसे कि मान लो परसेंटेज लिखिए 11.11%, दिस इज बेसिकली 1/9। इसके साथ नहीं जोड़ रहा हूँ मैं इसे, ये अलग एग्जाम्पल है। जैसे 11.11% को हम क्या कह सकते हैं, 1/9 भी कह सकते हैं। अब आप इसके हिसाब से क्वेश्चन करोगे तुरंत हो जाएगा, इसके हिसाब से करोगे ना लगे रहोगे, कैलकुलेशन में लगे रहोगे। समझ रहे मेरी, क्योंकि परसेंटेज में पॉइंट आ गया, पॉइंट हटाने के लिए 100 यूज करोगे, कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी, टाइम लग जाएगा। और ये तुरंत करेगा, सेकंडों में करेगा आपका काम। तो आपको परसेंटेज पे कब यूज करना है, जब आपकी परसेंटेज एब्सोल्यूट हो। 50 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 52, 55, एब्सोल्यूट वैल्यूज, डेसिमल में ना हो, तब आप परसेंटेज यूज करो। और अगर ये डेसिमल में है तो भाई फिर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला चक्कर यूज करेंगे। अरे ये पता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं मुद्दे से तो नहीं भटक गए। एक दो क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, देखना जरा क्या कह रहा है। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिए हैं और सेल्स दिए हैं, और एक रिलेशन दिया है। और क्योंकि बात कर रहे हैं जीपी की, तो भाई ये वाला तो यूज हो ही नहीं सकता, लॉस है। हाँ, सेल कितनी दे रखी है, 19,50,000, इसे लगाओ। कह रहा है इसका 30% इसे लेना है, तो इसे एक्स ले लो, इट विल बी 30x/100, कर देना सॉल्व। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू मतलब, और इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ। उसके बाद ये पता है, ये पता है, ये है ही नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा, इजी है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर परसेंटेज के साथ में ऑन कॉस्ट नहीं लिखा होता, तो अगर ये नहीं लिखा होता, खाली इतना लिखा होता, तो फिर आप इसका 30% ऐसे लेते। कॉस्ट हुआ था स्कूल में, कॉस्ट भी बोला, और ये गलत कुछ भी नहीं था, मतलब उसमें उन्होंने बोला कॉस्ट लोगे तुम भी, तो और ये गलत हुआ था मेरा।
ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हाँ जी किसी पे ले लो, रिटर्न माइनस हो जाएगी अकॉर्डिंग। कॉस्ट होती है कह रहे थे वो, कैलकुलेशन तो कॉस्ट भी करता है ना, नहीं, हो गए तो कॉस्ट कॉस्ट इसका वैसे पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्स। सेल्स नहीं होंगी तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे, खरीदने से कभी प्रॉफिट्स नहीं होते, बेचने से प्रॉफिट्स होते हैं। सो इसको इस एंगल से लिया जाता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जब आप 12th में पहुंचेंगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा रेशो, उसमें पता है आपको सिखाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सिखाया जाएगा। वो भाई साहब भी पता है क्या कहते हैं, कह रहे हैं न्यूमरेटर में ग्रॉस प्रॉफिट रखना है, नीचे सेल्स रखनी है आपको, वो कहेंगे 12th में जाके, क्योंकि वो भी यही मानता है, कह रहा है तू हमारे पास तब होगा जब ये होंगी, समझ रहे हो, इस वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज ठीक है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो देयर इज नो इश्यू विद दैट, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ और भी क्वेश्चन है। यहां पर कोई ऐसा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कह रहा है, 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। ओपनिंग क्या कह रहा है, 10% ऑफ कॉस्ट। अब है ही नहीं वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट क्या कह रहा है, 20% ऑफ, सब एक दूसरे पे डिपेंड कर दिए। और अच्छा ये देखो क्या कह रहा है, ये क्या दे दी, ये सेल्स दे तो दी तो मैं, और क्योंकि यहां पर बात किसकी कर रहा है, तो ये तो लग ही नहीं सकता। पॉसिबल है, पक्का पक्का लग रहा है करना है, और चलना कर लेते हैं आप, पक्का। लक्ष्मीता तुम बेशक खड़े हो पर तुम बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक हमारा छोटा सा कंसेप्ट था, उस पर भी हम बात कर लेते हैं फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट का ये कंप्लीट परफॉर्मा होता है, आपको भली भांति पता है। इसके अंदर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसके अंदर बहुत सारे आइटम पॉसिबल हैं, इसके अंदर बहुत सारे आइटम पॉसिबल हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम पॉसिबल होते हैं, हाँ या ना। तो हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी मैंने एक्सपेंड नहीं किया, पर आप जानते हैं वो खर्चे जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलते हैं। बाकी आइटम मैंने सारे लगा दिए हैं, एक बार रीड करो। ये सारे खर्चे आपके कनेक्ट हो जाने चाहिए कि कौन सा ऑफिस का है, कौन सा कहाँ का है। चलूँ आगे, अगली स्लाइड में देखिए क्या अंतर किया। जो नाम बाहर थे वो सारे नाम अंदर हेडिंग बन गए हैं, एक सेम ही है। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में हमने क्या किया, इसमें से कौन कौन सा खर्चा ऑपरेटिंग है और कौन सा ऑपरेटिंग नहीं है, हमने उसके साथ में एक बॉक्स अटैच किया है बस इसमें, ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये ऑपरेटिंग में आते हैं और ये नॉन ऑपरेटिंग में आते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब वो आइटम जो हमारे ऑपरेशन से कनेक्टेड, और ऑपरेटिंग के अलावा दो तरह के होते हैं, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। वो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग कहलाते हैं। याद आ रही है बात? हो गया? हाँ हाँ। बैड डेट्स, अच्छा तो फिर बेटा एक बात बताएं आप, हमारे जो बैड डेट्स होते हैं ना वो भी ऑपरेटिंग होते हैं। जब बैड डेट्स ऑपरेटिंग है ना तो बैड डेट्स की रिकवरी भी ऑपरेटिंग है। ऑपरेशन नहीं दैट वो उस पर डिपेंड नहीं करता। एक बात बताइए, आप डेटर्स को माल बेच रहे हैं, माल बेचना ऑपरेटिंग है, हाँ या ना? और अगर वो डेटर्स आपके पैसे कभी देने से मना करेंगे तो उसके बाद जो नुकसान हो रहा है ना, समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि वो बार बार होते हैं, पर उसके डूबने की पॉसिबिलिटी बार बार होती है, नहीं समझे? जरूरी नहीं है वो मना करें, पर आपके मन में जो डाउट है उसकी जो रेकरेंस पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उस तरह से कनेक्टेड है,
ठीक है, बैड डेट्स ऑपरेटिंग है तो बैड डेट्स की रिकवरी भी ऑपरेटिंग रहती है। अगली स्लाइड में आप जान सकते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या अंतर है। 2-4 मिनट आप ले लीजिए, कोई जल्दी नहीं है ऐसी। मैंने आपको बताया भी था ये सेम टॉपिक 12th में काम आने वाला है। एसेट्स को परचेज करना इन्वेस्टिंग कैसे है, तो इसका मतलब तुम ये मानते हो कि हमने जो बिजनेस खोला वो एसेट खरीदने के लिए खोला, है ना। एसेट खरीदने के लिए बिजनेस नहीं खोला, माल बेचने के लिए बिजनेस खोला था। बिल्कुल होती है, इसीलिए डेप्रिसिएशन ले तो रहे हैं ऑपरेटिंग। उसका डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, वो ऑपरेटिंग नहीं है। उसका खरीदना बेचना ऑपरेशन नहीं है, उसे यूज करना हमारा ऑपरेशन है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग लेना। समझे, याद रखना इस वाली बात को। 12th में जो तुमने मुद्दा छेड़ा है, 12th में बहुत सारे बच्चों को ये पल्ले ही नहीं पड़ती बात कि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग क्यों है, क्योंकि ऑपरेशंस में उसकी वैल्यू घट रही है, तो उसकी वैल्यू यानी कि जो गिरावट है यानी कि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग रखना है। समझे, इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन के बारे में, नहीं है क्या? हाँ, पर वो ऑपरेटिंग में आएगा, ये पक्का है। लीगल एक्सपेंसेस, विच वन? इसमें लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे कर रहे हैं। अगर सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस हैं तो देखो ऐसा तो नहीं है, जब आप रियल लाइफ में होंगे तो आपको पता भी होगा कि वो लीगल एक्सपेंसेस किस चीज़ के ऊपर हो रहे हैं। अब वही अगर आप लीगल एक्सपेंसेस आप नॉर्मल कर रहे हो, आपके हो रहे हैं, वो रूटीन में हो रहे हैं, तो फिर वो ऑपरेटिंग में जाएंगे। पर अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, कोर्ट केस हो गया इसमें। है ना, तो फिर वो इन्वेस्टिंग का पार्ट बन गया। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के अलावा एक हिस्सा और भी होता है, पर मैं अभी उस पर बात नहीं कर सकता। एबनॉर्मल आइटम्स, तो वो तो इसमें आ गया ना कि जैसे कोर्ट वाला केस हाँ अपना होता है। एक और भी होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नहीं नहीं, वही मैं जानता हूँ ना लिमिट्स क्या हैं। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। बहुत बार जैसे जब आप हमारे जो ऑथर हैं, हमारे जो DK गोयल सर और ग्रेवाल सर, जब उनसे बात होती है ना, मैं लिटरली आपको बताऊं, वो ये बात खुद बोलते हैं, कह रहे हम दुखी हो चुके हैं, कह रहे हैं बुक में कितना कंटेंट डालें भाई, कह रहे टीचर्स ना लिमिट्स क्रॉस करते जा रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो कह रहे हैं वो लिमिट्स क्रॉस करते जा रहे हैं, कह रहे बच्चे को 11th-12th में जाने क्या सिखा देना चाहते हैं। कह रहे जितना बोर्ड ने बोला है उस लेवल से ज़्यादा क्यों जा रहे हैं आप? है तो सही पढ़ाई के लिए आगे का टाइम, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बहुत सारा टाइम है, वहाँ पढ़ा लेना। लास्ट वाला कौन सा? रिसिट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फॉर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। मेरे हिसाब से तो क्लियर मीनिंग निकल रहा है, जो लिख रहा है मैं भी वही बताऊंगा, इसलिए मैंने टेक्निकल लैंग्वेज ही नहीं लिखी हुई है, ये शब्द मेरे अपने हैं। हो गया होगा, आइडिया ही तो लेना था, कर चुके हो तुम लोग इसे,
अब एक बार इसे आप कनेक्ट करो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के साथ, बॉक्स के साथ। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस वैसे बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पर जो खर्च किए जाते हैं वैसे वो ये होता है। तो सर वो ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग नहीं होनी चाहिए। वो जैसे परचेज ऑफ एसेट्स था ऐसे- क्या? जैसे परचेज ऑफ एसेट्स था ऐसे ही इसी कैटेगरी में था। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है बेसिकली। मैं आपको समझाऊँ इन्हें कैसे। जब आप बिज़नेस ओपन करते हैं तो आपके एक नहीं कई तरह के खर्चे होते हैं, और वो खर्चे ऐसे हैं जो सिर्फ आपके स्टार्टअप के टाइम पर हो रहे हैं, वो बार बार नहीं होते। या फिर जब आप कोई बीच में नया प्रोजेक्ट डालोगे, कोई भी आप काम कर रहे थे पर आपको कोई नया प्रोजेक्ट लगा कि हाँ ये अच्छा है तो आपने वो शुरू किया, तो उस टाइम पर जो आपके खर्चे होंगे ये उनका नाम है। बार बार तो नहीं हो रहे तो फिर हम ऑपरेटिंग क्यों मान रहे हैं? बार बार ऑपरेशन से रिलेट नहीं कर रहे हैं हम। बात तुम्हारी ठीक है, वैसे इनको नाम दिया जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑल्सो कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। पर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसे देखूं कि इसमें रेकरेंस नहीं है, हमेशा नहीं लेते, हाँ हमेशा नहीं लेते, हमेशा नहीं लेते। बस इसके चांसेस तो ऐसे नहीं कि हम रोज एस्टैब्लिशमेंट कर नहीं, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। खर्चे को खाली इसी बेस पे ऑपरेटिंग नहीं कहा जाता कि वो बार बार हो रहा है, उसका नेचर इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा चलो मैं 2 मिनट के लिए एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग नहीं मानता हूँ, 2 मिनट के लिए, इसकी बात कर रहे हो ना तुम, 2 मिनट के लिए हटा दो, चलो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में ले जाओ, सेटिस्फाई करता है? कैसे? क्या किसी एसेट का जन्म हो रहा है इससे? नहीं हो रहा, किसी एसेट का जन्म नहीं हो रहा, ये पक्का है, क्योंकि ये राइट ऑफ होने ही होने हैं, और जो राइट ऑफ होना है वो खर्चा है, और इन्वेस्टिंग वाले में खर्चे नहीं होते, एसेट आते हैं। इतना तो मानो कोई। फाइनेंसिंग में चलो, फाइनेंसिंग में तो लोन वगैरह के आइटम आते हैं। सर आपने भी चौथी कैटेगरी तीसरी कैटेगरी बताई थी, उसमें आ सकता है। क्या बताया था? तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी नहीं, तो ऑलरेडी चल रहा उसके अंदर ये उसका नेचर ही नहीं है, उसके अंदर वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती है ना, वो वाली चीज़ें होती हैं, लॉस वगैरह, आग लग गई, अर्थक्वेक हो गया, समझ रहे हो, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं उसके अंदर। रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो अरे गधे पीछे चलिए जरा, लोन का लेना और लोन का लौटाना दोनों ही फाइनेंसिंग है भाई। फाइनेंसिंग का मतलब पैसे का आना जाना, दोनों की बात हो रही है। जैसे एसेट का खरीदना और एसेट का बेचना दोनों इन्वेस्टिंग है, लोन का लेना और लोन का लौटाना दोनों ही फाइनेंसिंग होते हैं। कोई नहीं, अब तो पढ़ लिया होगा, आगे चलें। यहाँ इसमें और इसमें अंतर, यहाँ 2 प्रॉफिट हैं, जीपी और एनपी। यहाँ प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। मतलब ऑपरेटिंग अलग कर दिए और नॉन ऑपरेटिंग बिल्कुल अलग कर दिए। तो पहले 2 हिस्से, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर सारे ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग बिल्कुल नीचे कर दिए गए हैं। पर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला ट्रेडिंग P&L आपको बनाना केवल तब है जब क्वेश्चन बोलेगा, समझ रहे हो? जब क्वेश्चन आपसे तीनों प्रॉफिट मांगे तो आपको ये वाला बनाना है, वरना आपको हमेशा जीपी और नेट प्रॉफिट ही शो करना होगा। नहीं, हो गया होगा। हाँ, वेट क्यों कर रहे हैं हम, चलें आगे, कंक्लूड करेंगे। देखो एक बार,
कंक्लूड हो रहा होगा। दो रिलेशन है नीचे, ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस माइनस इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो पहला रिलेशन ये है। दूसरा, ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों सेम है, तो इसे हम कैसे ला सकते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू, तो ये दो रिलेशन हमारे ऐसे निकल जाते हैं। चला जाए आगे। एक इसके अंदर क्वेश्चन है, हाँ जी, इसके अंदर तीनों प्रॉफिट मांगे हैं। एक, दो, तीन, चार और 5। इन 5 से तो आपको क्या मिल रहा है, हाँ, इन 5 से आपको जीपी मिल गया, ठीक है ना। बेसिकली ये ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है। उसके बाद जैसे ही आपको जीपी मिल जाएगा, फिर आप इसको और इसको, ये दोनों आपको बेसिकली, एक ये मिल गया और ये भी मिल गए, ये है ही नहीं तो छोड़ दो, क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि ये मिल गया, और इसका मिलना मतलब इसका मिलना। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, लॉस, तो लॉस का मतलब ये दे रखा है, इसको छोड़ दो, है ही नहीं, क्या मिल गया, तो तीनों मिल जाएंगे। क्या क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है आपको ये पता है, ऑफिस वगैरह के जो काम होते हैं ना, एडमिन के काम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो वाले, ऑफिस की सैलरी, ऑफिस की लाइटिंग, टेलीफोन, इंटरनेट, वो सब चीज़ें, ठीक है। बैलेंस शीट लास्ट हिस्सा है, छुटकू सा है। बैलेंस शीट के बारे में सुन लो। हाँ जी, जो आपकी एसेट्स होती हैं, आप उसे एक बहुत ही घटिया तरीके से दिखा देते हैं, सारी एसेट एक तरीके से, है ना, किसी को कहीं भी रख दिया, कैश किसी का ऊपर जा रहा है, किसी का कैश नीचे जा रहा है, किसी की बिल्डिंग बीच में है तो किसी की बिल्डिंग ऊपर है ना, फ्लोर की बात कर रहे थे हम। तो बेसिकली आपको एसेट्स को क्लासीफाई करना पड़ता है, सारी एसेट्स को दो हिस्सों में बांटना है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, एक बात आप जानते हैं, ये क्लासिफिकेशन किस दिन किया जाता है, जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है। अब डिपेंड करता है, बैलेंस शीट 3 महीने की बना रहे हो, 6 महीने की बना रहे हो, 9 महीने की बना रहे हो, 1 साल की बना रहे हो, पर जब चीज़ें साइलेंट होती है तो हम मान लेते हैं एनुअली बन रही होंगी, है कि नहीं। तो इसीलिए जैसे करंट एसेट की डेफिनेशन क्या कहती थी, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर फ्रॉम, के बाद इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम डेट ऑफ। तो ये जो 12 महीने का हम टाइम पीरियड चेक करते हैं, ये हम 31 मार्च को चेक करते हैं कि उस दिन कोई एसेट कैश में कन्वर्ट होने में कितने दिन लेने वाली है। अगर उसमें दिन लगने वाले हैं 12 महीने से कम, तो वो करंट है, अदरवाइज वो नॉन करंट है, ठीक है। उसकी और इसकी लैंग्वेज में अंतर देखो दोनों में। यहां पर पेमेंट नहीं होना चाहिए, हालांकि आई एग्री, यहां पर होना चाहिए सेटलमेंट। ऑल द लाइबिलिटीज आर नॉट सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट। कुछ लाइबिलिटीज ऐसी भी होती हैं जहां पर बिना पैसे दिए भी वो सेटल हो जाती है, सर्विस वगैरह देकर, ठीक है। इसलिए यहां पर जो शब्द यूज होना चाहिए वो सेटलमेंट होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, आप समझ गए होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा रहेगा, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज और कैपिटल का, ठीक है। उसके अलावा नीचे क्या लिखा है यार, ये क्या आप किसी को ये लाइन समझ आ रही है? इस लाइन का एक बड़ा गहरा मतलब है अपने आप में। किस किस को ये लाइन पल्ले पड़ रही है? पड़ गई बेटे? समझाना जरा स्तुति। सर मतलब हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ कैश और बैंक बैलेंस होगा, फिर उसमें हम हाँ। ऐड कर रहे हैं। अगर हमने प्रॉफिट्स अर्न करे हैं तो कोई ना कोई हमारी तीनों में से ऐसे थोड़ी होगी। एग्जैक्टली। देखो, जरूरी नहीं है कि तुमने, अगर मान लो तुमने प्रॉफिट कमाया है 5 लाख रुपए का, तुम्हारे बिजनेस का पहला ही साल है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पर ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ गया 5 लाख रुपए का, तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कैश भी 5 लाख या उससे ज़्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है कैश हो ही ना आपके पास, तो फिर यहाँ पर बैंक होगा। हो सकता है बैंक भी ज़ीरो है, तो फिर यहाँ पर डेटर्स होंगे। कोई ना कोई एसेट आपकी इंक्रीज होकर दिखाई देगी कंफर्म, क्योंकि प्रॉफिट किस पे बढ़ाएगा,
लाइबिलिटी को, अबे प्रॉफिट लाइबिलिटी यानी कि कैपिटल बढ़ाएगा, तो यहाँ पे कुछ तो बढ़ेगा, कंफर्म है। कैश बढ़ सकता है, बैंक बढ़ सकता है, डेटर्स भी बढ़ सकता है, बिल्स रिसीवेबल, एक ही बात है बेटा, डेटर और बीआर में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, ये बताया था आपको ऑर्डर, याद है? बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस। ये किसको फॉलो करना पड़ता है? ये कंपनीज को फॉलो करना है, और ये वाला सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप को फॉलो। याद कैसे रहेगा? मैंने बताया था अर्ली टू लेट, मतलब अगर मैं अपने बिजनेस को बंद करूं तो ये पहले बिकेंगी और ये बाद में बिकेंगी। पैसे की मैं बात करूं तो पहले इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं, अर्ली टू लेट। इसमें उल्टा हो जाता है। जब आप 12th में पहुंचोगे तो 12th में आपको पता है क्या पढ़ना है? अभी आप पढ़ रहे हैं सोल प्रोपराइटर, तो 12th में आपको पढ़नी है पार्टनरशिप और कंपनी दोनों। तो पार्टनरशिप में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, आपके पहले 5 चैप्टर पार्टनरशिप के, तो उन 5 चैप्टर में आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो आप दोनों में से कौन सी बैलेंस शीट बनाओगे? कोई सी भी बना लेना। पार्टनरशिप को लेकर ना ज़्यादा झंझट नहीं है। कारण पता है क्या है? पार्टनरशिप को पता है कौन कंट्रोल करता है? पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा है? हाँ, पार्टनरशिप एक्ट उसे कंट्रोल करता है। पार्टनरशिप एक्ट ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। यार क्या रीज़न है यार, स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है? हैं जी? नहीं बेटा, ये रीज़न नहीं है। कंपनीज एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कल आ जाना हाजिरी देने, अटेंडेंस के लिए। नहीं नहीं, तेरा इशारा मेरी तरफ है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, तू जो खड़ूस खड़ूस बोल रहा है ना, हाँ। अरे बताओ ना मुझे, पार्टनरशिप एक्ट स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ा लीनियंट है। कह रहा कोई नहीं, कह रहा बच्चे हैं, हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती है, कह रहा चल आराम से काम करो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में पैसा जनता का नहीं लगता। अब लगता है 50 लोग मैक्सिमम है जो पार्टनरशिप चला सकते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, उससे ज़्यादा लोग पार्टनरशिप कर ही नहीं सकते। करके दिखा दो बिजनेस तुम पार्टनरशिप में, 50 से ज़्यादा बंदे रख लेना, आप इलीगल कहलाते हैं। आप बिजनेस गैर कानूनी हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। पूछना मत कितनी लगेगी, जेल भी जाएंगे, क्या होते हैं कुछ प्रोविजंस हैं उसके। तो कहते 50 लोगों का ही तो पैसा लग रहा है। कह रहा 50 लोग क्या उखाड़ लेंगे? कह रहे 140 करोड़ है हम। मेरी बात समझ आ रही है? कह रहा 50 लोग ही तो डूबेंगे, डूब जान दो, बिजनेस ही तो बंद होगा, हो जाएगा। पर कंपनी में स्ट्रिक्ट पता है क्यों? क्यों? कह रहा जनता का पैसा लगा हुआ है, जनता के साथ पैसा लग रहा है, कोई धोखाधड़ी हो गई तो कह रहा मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगी, जनता इन्वॉल्व हो जाएगी, सरकार इन्वॉल्व हो जाएगी, पूरा देश, इकॉनमी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो भाई जनता के साथ धोखा ना हो, इसीलिए कंपनीज एक्ट को लाइन टू लाइन एक मोती की तरह पिरो रखा है। कह रहा है हर चीज़ सिस्टमेटिक होनी चाहिए ताकि जनता के साथ कंपनी वाले किसी तरह की कोई धोखाधड़ी। हालांकि मैं आपको बता दूं, कंपनी से ज़्यादा चीट कोई नहीं होता है, ये सच्चाई है। कभी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीद के देखो, देन सी आफ्टर सेल सर्विसेज, भयंकर वाला एक्सपीरियंस। अरे नालायकों, पहले बता देते, मैं खरीदता ही नहीं ये वाला। तुम्हारे ऐसे भी रूल थे। मैंने एक लैपटॉप लिया, मेरे से कहते 3 साल की वारंटी है। मैंने कहा है 3 साल वारंटी है, मतलब 3 साल तक कुछ भी खराब हो जाए सही करके देंगे। हुआ बेटा खराब। मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी नहीं थी। कह रहे सर खाली सॉफ्टवेयर की गारंटी है या हार्डवेयर की। आप समझ रहे? तू बड़ी तरीके से वो काम करते हैं। है भाई, गेम खेल रहे हैं आप, अपना सेफली गेम खेलो तो बच भी सकते हैं। तो एनीवेज, आप पार्टनरशिप में दोनों में से कोई सी भी बैलेंस शीट 12th में जब आपको मौका मिलेगा बनाने का, पर अभी 11th में आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं पार्टनरशिप का, थियोटिकल एक ये वाला कंसेप्ट आया है। तो अभी आपको यही ख्याल रखना है, सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप यही वाला फॉलो करेंगे, कंपनियों को ये वाला कंपल्सरीली फॉलो करना है, वो चेंज कर ही नहीं सकते। समझ आ रही? मतलब ये वाले लोग उसकी तरफ कर सकते हैं, पर ये वाले लोग इसकी तरफ मुंह नहीं बना सकते, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, दैट्स इट, चैप्टर इज ओवर नाउ।